8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 29 मार्च 2023 को होगा। तो उसके लिए एक मॉडल पेपर है ये, और ये मॉडल पेपर आपके जो संजीव डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर नंबर 3 है। आप इसको सोल्व करना, देखना इसको, इसके सारे प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार करना। इसी प्रकार से मैं आपके सारे मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ, सामाजिक के, विज्ञान के, गणित के, अंग्रेजी के सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए पहले भी। तो उन सभी का लिंक आपको नीचे एक वीडियो के प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से सारे पेपर देख सकते हैं। और इन सभी की जो PDF है आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। ऐप का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो इस नाम से सर्च करें, श्री राम क्लासेस, और श्री राम में आपको SHRI लगाना है, ठीक। तो ये आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको जो स्टडी मटेरियल में सारी PDF बिल्कुल फ्री है, मॉडल पेपर वगैरह बिल्कुल आपको वहाँ पे फ्री अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये आपका पेपर है, सामाजिक का पेपर। पहला प्रश्न आपके अबसद में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि खुशनवीसी का क्या आशय है। खुशनवीसी का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन, बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखने वाले को खुशनवीसी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशनवीसी, पहला ऑप्शन है, बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखने वाले। अगला प्रश्न आपके हैं कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में हुआ था वो कब बुलाया गया था। ये आपके बुलाया गया था 17 जुलाई 1734। 17/7 17×2=34, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 17 जुलाई 1734, 17/7 1734, 17/7 1734, 7 का मतलब जुलाई है, तो 17/7 1734 ये आपके भीलवाड़ा में हुआ था मराठों को रोकने के लिए। ये इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आपके भौगोलिक कारक भी होते हैं, आर्थिक कारक भी होते हैं और सामाजिक कारक भी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके द वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी, तो द वाला उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले से में किया गया। तो राजस्थान में जो मेट्रो चलती है वो आपके जयपुर में चलती है, मेट्रो ट्रेन आपके जयपुर में चलती हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी। तो ये 2 दिसंबर 1984 को ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और ये मानव जनित त्रासदी के रूप में इसको माना जाता है। और आप कमेंट करके बताना कि कौन सी गैस रिसाव हुई थी जिसके कारण जो भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस है जो लीक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण गौरव पथ, हर गाँव में आपके 1 किलोमीटर की जो सड़क बनाई जाती है वो ग्रामीण गौरव पथ के रूप में जानी जाती हैं, और ये ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ने का कार्य करता है। ये खंड आपके अ हो गया है, इसमें आपके 6 अबसद आएंगे। फिर आपके खंड ब में वापस एक मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 नंबर के आपके मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बंगाल विभाजन हुआ था, ये बंगाल विभाजन वायसराय करजन के समय हुआ था, तो इसमें आपको इसमें मिलान कर लेना है वायसराय करजन। जो खोंड है वो उड़ीसा में स्थित है, खोंड उड़ीसा, खोंड का जो संबंध है आपके उड़ीसा में है। और रविंद्रनाथ टैगोर ये प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा देने से संबंधित है। और वीरेश लिंगम जो पंतलु है वो आपके विधवा पुनर्विवाह समर्थन से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो राष्ट्रगान है जन गण मन जो हम बोलते हैं गाते हैं वो आपके इन्हीं के द्वारा जो लिखा गया है, और साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है ये आप कमेंट करके बताना कि इसको गाने का समय है वो कितना निर्धारित है। अगला क्वेश्चन आपके है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला है आपके तीसरे में, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने तथा शासन चलाने का काम देखते हैं। ये आपके 2 रिक्त स्थान है, तो 2 नंबर मिलेंगे इसमें। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है, व्यवस्था की स्तर की जो संस्था है वो जिला परिषद है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की जो शीर्ष संस्था है वो आपके जिला परिषद होती है। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है इसको हम जिला प्रमुख कहते हैं। ये इसको आप विशेष तौर पे याद रखिए, जिला प्रमुख। और पंचायत समिति में होता है प्रधान और ग्राम पंचायत में होता है सरपंच। अगला प्रश्न आपके इसमें कि ये आपको 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक तो आपका समय है और दूसरा आपका प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये आप इसमें दोनों विशेष तौर पे याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके छठा है कि भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है और अकेले उड़ीसा प्रदेश में, उड़ीसा राज्य में 60% से ज़्यादा अलग अलग जो जनजाति समूह निवास करते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा में कितने प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो 60 से ज़्यादा, 60% नहीं 60 से ज़्यादा। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा है जो अलग अलग है जो जनजाति समूह निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में ही निवास करते हैं। एक तो अपना एशिया है, एशिया अपने सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश ये महाद्वीप है, और उसमें दूसरा आएगा आपको ना अफ्रीका। तो अफ्रीका की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, और वैसे देखें तो एशिया की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया। एशिया में तो सबसे बड़े देश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, चाहे वो चाइना हो जो कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है। तो ये आपके एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। अच्छा, भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से? आपने अगर भारत का, इंडिया का जो मैप देखा होगा तो उसके जो पड़ोसी देश हैं उनमें से आपको किन किन का नाम पता है, आप कमेंट करके बता रहे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 8 हैं आपके खंड 6 में ये, और ये 1.5 नंबर के 2 इसमें आपके पूछे जाएंगे, तो 3 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। 8वां प्रश्न आपके 3 नंबर का है कि बक्सर की जो लड़ाई है वो बंगाल के किस नवाब को पराजित किया था? तो बक्सर की लड़ाई में बंगाल का जो मीर कासिम था उस मीर कासिम को पराजित किया गया था। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि बिरसा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो बिरसा आंदोलन जो था वो आदिवासी समाज में सुधार लाना था और दीकुओं को जनजातीय क्षेत्रों से बाहर लाना था। ये 2 प्रमुख इसके उद्देश्य से। बिरसा मुंडा आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा बिरसा मुंडा के बारे में, जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके 9वां है कि देसी स्कूलों में शिक्षा की 2 विशेषताएं बतानी है। तो देसी स्कूलों में शिक्षा की एक विशेषता तो यही कि बच्चों की फीस निर्धारित नहीं थी, कोई फिक्स निश्चित नहीं थी, और सालाना परीक्षा का भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। ये 2 वहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है कि अगरिया कौन होते हैं? अगरिया कौन होते थे ये आपको इसमें बताने की। अगरिया एक तो लोहा बनाने वाले जो लोग होते हैं उनका एक समुदाय होता है अगरिया, और ये अगरिया लोग जो होते हैं वो लोहा गलाने की कला में निपुण थे। तो ये आपको अगरिया से संबंधित पूछे तो आपको लिख लेना है कि अगरिया एक लोहा गलाने वाले जो लोगों का एक समूह होता था और ये इस कला में निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके 1857 के विद्रोह के 3 प्रमुख नेताओं के आपको नाम बताने हैं। तो एक तो नाम आप लिखेंगे बहादुर शाह जफर, ये रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, नाना साहेब और तात्या टोपे, ये 1857 की क्रांति के 3 प्रमुख नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है आपके, बंगाल का दीवान बनने के बाद कंपनी की क्या कोशिश थी? तो पहली कोशिश तो ये थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करें। पहली तो ये कोशिश थी कि वह जो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करे तथा कम से कम कीमत पर जो बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदे। ये बंगाल का दीवान बनने के बाद कंपनी की प्रमुख कोशिशें थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, खनन किसे कहते हैं? और खनिजों को निकालने की 2 विधियों का नाम बताना है आपको इसमें। तो खनन जो होता है वो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको खनन कहलाता है। और ये खनिज निकालने की 2 प्रमुख विधियाँ हैं, एक तो आपके विवृत खनन है और एक आपकी कुपकी खनन है। ये विवृत खनन में क्या होता है, तो खनिज ऐसे खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं और वो पृष्ठीय स्तर पर ऊपर ही पृष्ठ उसको हटाकर निकाल लिए जाते हैं, उनको विवृत खनिज या खनन कहते हैं। और कुपकी खनन में क्या होता है कि ये खनिज जो होते हैं वो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं और इनको निकालने के लिए बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं, कूप बनाए जाते हैं, इसलिए इनको कुपकी खनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, रोपण कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो किन्हीं 2 देशों में रोपण कृषि का उदाहरण बताना है। तो रोपण कृषि क्या होती है कि एक बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती रोपण कृषि कहलाती है। जैसे अपने देश में भी रोपण कृषि की जाती है, धान की जो खेती की जाती है चावल की, वो एक बड़े भूभाग में उसको रोप के किया जाता है। और रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार होता है। जैसे कपास है वो भी रोपण कृषि के रूप में, तो ये सभी आप इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से 2 देशों का नाम लिखना आपको। तो मलेशिया में जो रबड़ की खेती की जाती है वो रोपण कृषि का उदाहरण है। और ब्राज़ील में कहवा को अंग्रेजी में कॉफ़ी कहते हैं, और ये कॉफ़ी का जो उद्गम स्थल है वो ब्राज़ील ही माना जाता है। ब्राज़ील देश से ये जो कॉफ़ी का उद्गम हुआ है। तो ये दोनों जो देश हैं वहाँ पर जो इसके उदाहरण हैं रोपण कृषि के। क्वेश्चन नंबर आपके 13 है कि कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ, इसको आपको समझाना है। तो कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हुआ, पहला कारण तो ये कि सफल पंजीकृत जो वस्त्र मिल है वो आपके इसमें मुंबई में ही स्थापित की गई थी। और कपास उद्योग मुंबई में तेज़ी से विकसित हुआ, इसके कई कारण थे। जैसे वहाँ की जो जलवायु एक तो वो प्रभावित करती है वहाँ पे, इस कारण सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है।
मशीन आयात के लिए पतन वहाँ पे पोत बंदरगाह वगैरह वहाँ पे उपलब्ध हैं। कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता थी वहाँ पे, और दक्ष कारीगरों की भी उपलब्धता थी, और समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ था ये मुंबई, और निर्यात के लिए आपको अनुकूल पतन है, मुंबई वाला जो है एयरपोर्ट है वो आपको अनुकूल है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण जो मुंबई में कपास उद्योग तेजी से विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली किन्हीं 2 योजनाओं के आपके नाम बताने हैं। तो पहली योजना का नाम आप लिखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हरियाणा के सोनीपत से यहाँ पे शुरू हुई थी, और दूसरी आपके मुख्यमंत्री ये स्वावलंबन योजना, ये दोनों आपके महिलाओं से सशक्तिकरण से संबंधित है। तो ये आप विशेष तौर पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है और इसको क्यों कहते हैं। तो राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, और भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहने का कारण ये है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वस्त्र उद्योग हैं वो आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है वर्तमान समय में देखें तो, इसलिए इसको भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और एक बात और इससे ध्यान रखनी है आपको, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये आप बातें आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लोहागढ़ दुर्ग, ये दुर्ग आपके भरतपुर जिले में स्थित है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो जाट वंश के जो राजा हुए महाराजा सूरजमल ने इनका निर्माण करवाया था, और इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी दीवार बनी हुई है, प्राचीर बनी हुई है, और इस दुर्ग को कोई नहीं जीत पाया था, इसलिए इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है, इसको अजय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग को अभी तक कोई जीत नहीं पाया था। कई इस आक्रमण हुए थे इस दुर्ग पे, लेकिन इसको कोई जीत नहीं पाया था। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि आपको बताना है कि एक दुर्ग का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है वो आप कमेंट करके बताना। ये मेहरानगढ़ दुर्ग आपने पढ़ा होगा, ये मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन आपकी ये है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में आप नाम लिख सकते हैं इसमें, मीणा, भील, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया, ये प्रमुख राजस्थान की जनजातियां हैं। और इसमें से राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति वो भील जनजाति हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति की बात करें तो वो मीणा है। इसके अलावा कुछ जनजातियां जो कहाँ पे निवास करती है, तो जो डामोर जनजाति वो आपके डूंगरपुर में निवास करती हैं, गरासिया जनजाति सिरोही जिले में निवास करती हैं, सहरिया जनजाति बाना जिले में निवास करती हैं, सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती हैं। इसके अलावा जो मीणा जनजाति वो अधिकतर आपके इसमें जयपुर और दौसा जिले में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं, और भील जनजाति की बात करें तो मेवाड़ में सबसे ज़्यादा जो भील जनजाति निवास करती हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में आपको मुख्य अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका का मतलब ये होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह से दखल नहीं करते हैं, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई। ये इसमें मुख्य अंतर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा है, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पूछा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है इसका। तो जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक रहता है, जुड़ाव सबसे अधिक होता है, उनको अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत के रूप में इनको जाना जाता है। और ये अदालत प्रायः जिले में या फिर तहसील स्तर पर या फिर किसी भी शहर में होती हैं। और ये सभी जो अदालतें होती हैं वो पूरा जो अपना ये जो होते हैं वो शहर में अलग अलग होती हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में ये जिलों में बटा होता है, प्रत्येक राज्य अलग अलग जिलों में बटा है, और हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है जिसका जो होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम जिला कलेक्टर कहते हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी जो निजी कंपनी है उसके ठेकेदार, व्यवसायी आदि अधिक लाभ कमाने हेतु क्या क्या हथकंडे अपनाने लगते हैं। तो जो भी निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि जो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या क्या उनके साथ में करते हैं, तो क्या क्या काम करते हैं वो आपको बताना है। एक तो वो कि मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं। दूसरा है कि वो बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी वो काम पे रख लेते हैं ताकि उनको कम पैसा देना पड़े। तीसरा ये है कि वो पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते, वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित इनसे कोई इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा है, भारत में जन सुविधाओं की 2 कमियां बतानी है।
एक तो जन सुविधाओं की आपूर्ति में कमी है, दूसरा इनके वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। ठीक है, ये दोनों कमियां इसमें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके इसमें कि कानून का शासन से क्या आशय है समझाना है। कानून का शासन से क्या अभिप्राय है आपको ये समझाना है। तो देख लेते हैं कानून का शासन क्या होता है। कानून का शासन मतलब ये होता है कि कानून के शासन से अभिप्राय है कि कानून सबके लिए समान है। कानून जो होते हैं वो सबके लिए समान होता है और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं और कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। वह जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह कानून का शासन कहलाता है। अगला प्रश्न आपकी है कि विपक्ष किसको कहा जाता है और इसकी क्या भूमिका होती है। विपक्ष यानी कि जैसे सरकार अभी वर्तमान में जो भी सरकार है वो जो दल मतलब जिसकी सीटें कम होती हैं वो फिर सारे के सारे जो सरकार के अलावा जो बाकी दल होते हैं वो सभी विपक्ष की भूमिका में होते हैं। जैसे अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो बाकी के जितने भी दल है वो विपक्ष की भूमिका में होंगे। और केंद्र की बात करें तो अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार है वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो बाकी जितने भी दल हैं बीजेपी के सहयोगियों के अलावा तो वो सभी विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। तो देख लेते हैं विपक्ष क्या होता है। तो जो दल सरकार में शामिल नहीं होंगे उन दलों को लोकसभा सांसद मिलकर विपक्ष कहलाएंगे। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को जनता के सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। ये जो विपक्ष का प्रमुख कार्य होता है। अच्छा, जो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको हम सांसद कहते हैं। मतलब जो भी लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनको हम सांसद कहते हैं और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको हम विधायक कहते हैं। विधायक अलग होते हैं और सांसद अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा के सांसद हैं। विधायकों की बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। तो आपके विधायक का नाम आप कमेंट करके बताना कि अभी वर्तमान में आपके एमएलए कौन है। आपके विधायक एमएलए का नाम आप कमेंट करके बताना। और अभी जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका भी अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान की जो विधानसभा है उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता देता हूँ कि वो नाथद्वारा से आते हैं, वो अभी अपने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ये कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एक मैप आएगा, 3 आपको जिलों के नाम भरने उसमें। जैसे इसमें चूरू के बारे में पूछा है, जयपुर में और बाड़मेर के बारे में। तो ये रहा आपका मैप। यहाँ पर ये जो जिला है ये वाला, ये आपके चूरू है, ये यहाँ पर आपका बाड़मेर है और ये आपका बीच में जयपुर है। जयपुर का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें क्योंकि ये राजस्थान की राजधानी भी है। इसको गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। थोड़ा सा आप इसमें देख लेंगे, ये जो बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला ये वाला जिला, ये तो आपका जैसलमेर है। ये आपका जैसलमेर जिला है। ये सबसे छोटा जिला इधर धौलपुर है। उत्तर में आपका सबसे पहले ऊपर जो श्रीगंगानगर है। दक्षिण में जो सबसे लास्ट में जिला है वो आपका बांसवाड़ा जिला है। इनमें से आपका कौन सा जिला है, ये 33 जिले राजस्थान के, इनमें से आपका कौन सा जिला है आप कमेंट करके बताना। राजस्थान के साथ में एक देश की सीमा लगती है तथा 5 राज्यों की सीमा लगती है। एक देश कौन सा, इधर ये पाकिस्तान आता है और ये ऊपर अपना पंजाब आता है इस साइड में, ऊपर की साइड में यहाँ पर पंजाब है, फिर हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लास्ट में आता है इधर नीचे गुजरात और यहाँ पर आपका वापस समुद्र वगैरह आ जाते हैं। और ये जो जिले हैं ये यहाँ पे अरावली वाली है, ये इसके इस साइड में सारा मुरस्थल है और इधर ये बीच में अरावली होके गुजर रही है। तो ये आप सभी जो थोड़ा सा ध्यान रखें और बताना कि आपका इसमें से जिला कौन सा है। ठीक है, ये तीनों नाम विशेष तौर पे ध्यान रखें। और ये इधर जो है क्षेत्र, इसको झालावाड़ है, कोटा है, ये आप इसमें विशेष तौर पे देख लें। तो ये देख लेना आप, इसमें 3 जिलों के नाम आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके, राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। या तो ये आप लिखना है, ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या फिर इसके अथवा में आपको लिखना है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 की क्रांति में योगदान को स्पष्ट करना है। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आ सकते हैं आपके इसके, तो दोनों को आप देख लेना एक बार। तो दोनों को ही देख लेते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है 20वें का कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन थे। तो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण है वो निम्नलिखित थे। पहला कारण क्या है, तो अंग्रेजी राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लगे। जो अंग्रेज थे वो राज्यों का जो आंतरिक शासन था उसके मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे। उन्होंने राजाओं की प्रभुता समाप्त कर दी और अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया था। दूसरा कारण यह था कि निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना हो गई थी। तीसरा है कि राजस्थान में अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार
और आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ पर सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम थी। चौथा यह कि अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था, वो आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी थी। पांचवा यह कि सामंत अपनी दुखद स्थिति पर जिम्मेदार अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें अंग्रेजों के प्रति रोष था। छठा और महत्वपूर्ण कारक ये था, या आप लिख सकते हैं इसमें 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछ ले तो आपको एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त जो कारतूस है उनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना वहाँ का जो तात्कालिक कारण था। आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो आप इसमें लिखेंगे कि राइफलों में जो प्रयुक्त होने वाली कारतूस थी उसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाना वहाँ का उस समय का जो तात्कालिक कारण था। दूसरा क्वेश्चन आपके ये था इसका अथवा में कि 1857 की क्रांति में जो अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, ये इनकी क्या भूमिका थी, इनकी क्या योगदान था, आप इसमें बता सकते हैं। तो देख लेते हैं इनके योगदान को भी इसमें, और ये विशेष तौर पर आप याद कर लें, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, आपके ये भी पूछ सकते हैं कि अहुआ के ठाकुर का नाम बताइए, तो कुशाल सिंह चंपावत है ये। और ये 1857 के जो संघर्ष हुआ था उसमें इनका प्रमुख योगदान निम्न प्रकार है। पहला तो ये कि अहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, ये दिल्ली की ओर जाते हैं और एरिनपुरा के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ में अहुआ लेकर आ गए थे। तो ये इनका प्रमुख योगदान है एक। तो दूसरा ये कि अहुआ की क्रांति का नेतृत्व जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा ही किया गया था। तीसरा ये कि अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली के पास में कैप्टन हीथकोट और जोधपुर की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया था। तो ये आप विशेष तौर पे याद रखें। और फिर आप क्या आता है ये चौथा, इसमें 18 सितंबर यानी कि 8 सितंबर के 10 दिन बाद 18 सितंबर को क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट, ये मॉक मोशन था, इसको चेलावास के युद्ध में हराया और इस मॉक मोशन की जो था इसकी गर्दन काट के, इसका सिर काट के अहुआ के किले पर लटका दिया था। ये जो आप विशेष तौर पे इसमें लिख सकते हैं, ये इनका प्रमुख योगदान था। एक कोटा का जो था बटन, उसकी भी गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया था। ये भी आपकी 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 21 नंबर है ये, आपराधिक न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश की भूमिका को स्पष्ट करना है, या फिर पुलिस किसी अपराध की पड़ताल कब शुरू कर सकती है, जांच करने के दौरान पुलिस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोनों में से कोई एक करना है और 6 नंबर का आपकी ये क्वेश्चन आएगा। तो हम दोनों आपको आंसर बता देते हैं, फिर आपकी जो इच्छा हो वो वाला कर लेना। तो सबसे पहला है आपका इसमें ये कि न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं और न्यायाधीश सारे गवाह के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने जो मौजूद बयान है और सबूतों के आधार पर कानूनों के अनुसार न्यायाधीश ही यह तय करता है कि आरोपी दोषी है या नहीं है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं और सजा में वे कानून के प्रावधानों के आधार पर व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं और उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, या फिर दोनों सजाओं को एक साथ सजा दे सकते हैं। ये तो हो गया आपके न्यायाधीश से संबंधित। अब आपके दूसरा जो क्वेश्चन था इसका अथवा वाला कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुलिस किसी अपराध की पड़ताल कब शुरू कर सकती है और जांच के दौरान पुलिस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी हम देख लेते हैं इसमें। ये रहा पुलिस FIR, ये आपको FIR का पूरा नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, FIR का पूरा नाम पूछ सकते हैं। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा ये। और ये दर्ज होने के बाद में FIR दर्ज होने के बाद किसी अपराध की जो पड़ताल है वो शुरू करते हैं। ये तो आपके वो हो गया। फिर क्या क्या कर सकते हैं, तो पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। पहला तो ये हो गया आपके। दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं, तो उनका पालन करते हुए काम करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी भी जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको सताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं होता है। तो पुलिस को ये विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके 22 नंबर है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं तो उनकी भूमिका है उनको आपको चित्र बनाकर समझाना है, या फिर आपको प्राकृतिक वनस्पति में मुख्य प्रकारों का आपको वर्णन करना है। तो दोनों देख लेते हैं हम इसमें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। पहला तो ये कि मृदा में आपके जनक सेल, ये रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, पारगम्य को निर्धारित करते हैं। दूसरा है आपका उच्चाउच्च, तुंगता और ढाल, ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं।
तीसरा इधर आपके प्राणी जात, प्राणी वनस्पति जात और सूक्ष्म जीव ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा ये अक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। और दूसरा है आपका कि विश्व की वनस्पति को प्रमुख भागों में बांटना है, वर्गीकृत करना है। तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है आपका वन। तो वन जो होते हैं वो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। इस वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाती है। जैसे अपन भी देखेंगे राजस्थान में, तो पूर्वी राजस्थान जो धौलपुर वाला इलाका है वहाँ पर वन आपको अधिक देखने को मिलेंगे, अलवर वगैरह इस क्षेत्र में। जबकि जैसलमेर में जो वहाँ पर जो आर्द्रता कम है, पानी कम है, तो वहाँ पे वन आपको कम देखने को मिलेंगे। दूर दूर तक आपको बिल्कुल कम वन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। फिर आपके गुल्म है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे शुष्क प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उनमें पौधों की जड़ होती है वो गहराई तक जाती हैं और इनमें वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम होती हैं। इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, यानी कि आपकी जो रेगिस्तान में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति ये शीत ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, इनको हमने देखा इस वीडियो में। तो इसी प्रकार के और जो मॉडल पेपर हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पूरी PDF आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक मैं आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल में ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो वही ऐप में आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। PDF का जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको मिल जाएगा। टेस्ट वगैरह दे सकते हैं आप वहाँ पे फ्री। तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, ये आपको इस नाम से आपको ऐप वहाँ पे मिलेगा। और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर करना। 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। केवल आप मैसेज करना, वहाँ पर आप कॉल करेंगे तो कॉल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। 75 68 35 00 69 ये व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उसमें केवल मैसेज करें। ठीक है, केवल मैसेज करेंगे तो ही आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। कॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।